Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj. My name is Raj Singh. आज हम इंग्लिश टेस्ट नंबर 7 करेंगे जो सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एच टेट, रीट, सी जी टेट आदि हर प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब में हेल्प करेगा, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा मेन हो या फिर पात्रता परीक्षा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने ओल्ड पेपर को शामिल किया है। 2015 में टीजीटी में आया था इंग्लिश का सेक्शन सी टेट में। पहले नंबर पर पैसेज दिया हुआ इसमें 121 से 129 तक। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे 121 टू 150। तो पैसेज दिया हुआ देखते हैं इसमें क्या है। द मैसिव फोर्ट ऑफ जोधपुर लुक डाउन फ्रॉम द हिल एट द न्यू सिटी विच हैड स्प्रोल्ड आउट अराउंड द ओल्ड वन। तो ये जोधपुर किले के बारे में, जो राजस्थान में है जोधपुर का किला, उसकी विशालता के बारे में बता रखा है। जोधपुर का विशाल किला नए शहर की पहाड़ी से नीचे की ओर देखा गया है। इसके चारों ओर फैला हुआ पुराने वाला इसके खंडर वगैरह आज भी मौजूद हैं। द डेजर्ट ले बियॉन्ड द सिटी। तो सिटी के चारों ओर या सिटी से दूर एक ग्रेट डेजर्ट है उसमें, जिसको थार कहते हैं। इट क्राउच देयर लाइक अ लोयन एंड वॉज द कलर ऑफ वन इट्स रिपल टोनी पेल्ट फ्ली स्पेक्ड हियर एंड देयर विद अ स्मॉल क्लम्स ऑफ कर्ब्स। इट क्राउच देयर लाइक अ लोयन, ये एक लोयन की तरफ फैला हुआ है। जैसे लोयन का कलर भी थोड़ा भूरे रंग का होता है और वैसा ही डेजर्ट की जो मिट्टी है उसका कलर होता है। वॉज द कलर ऑफ वन इट्स रिपल टोनी पेल्ट फ्ली स्पेक्ट हियर एंड देयर विद अ स्मॉल क्लम्स ऑफ स्क्रब। तो कहीं छोटे छोटे पेड़ों का झुरमुट भी है, जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं पेड़ों में जिसमें डेजर्ट में। अ ग्रेटी विंड ब्लो आउट ऑफ इट, और एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग टाइप की हवा बहती है डेजर्ट में। लिटिल रिवर ऑफ सैंड एडिटेड ब्रीफली डाउन द पेवमेंट देन वर स्नेस्ट बैक इनटू द एयर एंड फ्लंग। जो मिट्टी होती है डेजर्ट की वो हवा के माध्यम से इधर उधर फैलती रहती है। तो कभी तो ऐसी परत सी बन जाएगी जैसे कि बिल्कुल सीधा रोड की तरह से, और कभी कभी उठ करके दूसरी जगह चली जाएगी। कभी कभी तो बहुत भयंकर तूफान आते हैं डेजर्ट में। लाइक ए चैलेंज टू द साउथ एट द एज ऑफ सिटी हर्ड ऑफ कैमल ट्विन देयर लॉन्ग नेक अराउंड। सिटी के किनारे पर और ऊँटों के जो हर्ड जाते हैं, जो झुंड जाते हैं, उनकी गर्दन ऐसे लगती है जैसे सांप ने अपनी गर्दन उठाई हो दूर से देखने पर। स्टर्न ट्रीज एज दो दे वर स्नैक्स देन देयर वर नो मोर ट्रीज टोल whirlwinds ऑफ सैंड मार्च डाउन टुवर्ड्स अस फ्रॉम द होरिजन। होरिजन का मतलब होता है दूर से यदि हम देखें, क्षितिज जिसको कहते हैं हिंदी में, पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं जिसको होरिजन बोलते हैं। और वर्ल्ड विंड एक घुमावदार टाइप की हवा घूमती रहती है डेजर्ट में। द डेजर्ट इनक्लोज अस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। डेजर्ट ने हमको अगले 10 दिनों तक घेरे रखा। देयर वॉज ए ग्लेयर एंड डेजल ऑन द स्काईलाइन एट डॉन देन द फेरोशियस आई ऑफ समर ओपनड फॉर अ लॉन्ग लुक एट इट्स डोमेन। हम सबको ये पता है कि डेजर्ट में रात बहुत ठंडी होती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसमें बोल रहा है कि देयर वॉज ए ग्लेयर एंड डेजल ऑन द स्काईलाइन एट डॉन देन द फेरोशियस आई ऑफ समर ओपन फॉर ए लॉन्ग लुक एट इट्स डोमेन। तो फेरोशियस जो समर है वो दिन में पड़ती है और रात में हल्की हल्की ठंड और सुबह बहुत सुहावनी लगती है वहाँ पे। फॉर द नेक्स्ट 12 आवर इट्स कोल्ड डाउन एट द सैंड वी क्लोज्ड आवर आई विजुअलाइज शैडो एंड वाटर नैरोड then open one more to the parch and cold of the desert wind। हमने अपनी आंखें बंद की और गर्मी में ऐसा महसूस किया अपने अंदर ही, मतलब शैडो, छाँव और पानी के बारे में ऐसा सोचा। लेकिन पानी की बहुत किल्लत होती है वहाँ पे डेजर्ट में, ये तो हम सबको पता है। The car had to stop at frequent intervals so that we could clear the heap sand away, or because one of the tire hissing on the burning surface of the tarmac had exploded। अब रेगिस्तान में जब हम जाते हैं गाड़ी वाड़ी से या ट्रेन से तो बहुत ज़्यादा जो है सैंड उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, और कार के शीशे या ट्रेन आदि में भी अंदर तक फैल जाती है वो।
तो नरेटर कह रहा है कि हमें कार को बार बार रोकना पड़ा ताकि जो हीप है सैंड का उसको हटाया जा सके। ड्यूरिंग दोज प्रोलॉन्ग एंड स्वीटली इंटरवल बाय द रोड साइड वी वर पास्ड समटाइम बाय द घोस्टली हर्ड्स ऑफ लिवस्टॉक मूविंग साउथ। लिवस्टॉक का मतलब होता है मवेशी, जो जानवर वगैरह जो चरने के लिए जाते हैं खेतों में। इसमें नरेटर कह रहे हैं कि उसी अंतराल के दौरान जब हम कार को रोकते थे बार बार, हमें जो पशुओं के झुंड भी दिखाई देते थे जो इधर उधर जाते थे साउथ की तरफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 121 में कह रहा है डैश द न्यू सिटी विच हैड स्प्रोल्ड डैश। स्प्रोल्ड का मतलब होता है फैला हुआ, ये स्प्रोल्ड जो है फैला हुआ। तो विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द एबो क्लॉज। तो इसके अंदर जो ये अंडरलाइन है विच, ये पूछा ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, कंजक्शन है या फिर प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन माना जाएगा इसमें। 2 देखते हैं। 122 द डेजर्ट एनक्लोज्ड अस फॉर द नेक्स्ट 10 days वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। अब इसको हम देखें तो एनक्लोज्ड सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के वर्ब में बदलेंगे और जो होता है वोज वर्ब। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट है, वी वर एनक्लोज बाय द डेजर्ट। नंबर 123 देखते हैं। सिनोनिम्स फॉर द वर्ड क्लम्स इज। जो क्लम्स होता है उसका सिनोनिम्स क्या होता है, तो 123 में हम राइट ऑप्शन इसका बंचेज। 124 एंटोनिम्स फॉर द वर्ड स्काउल्ड इज लोकेटेड, स्माइल, फ्राउंड, ऑब्जर्व्ड। तो 124 का राइट ऑप्शन होगा स्माइल्ड। 125 देखते हैं। द डेजर्ट लुक लाइक अ लोयन बिकॉज बोथ आर फेरोसियस फाउंड अमंग द हिल्स ऑफ द सेम कलर मैसिव। तो सेम कलर होता है दोनों का, वही भूरे रंग का कलर होता है डेजर्ट का भी और लोयन का भी। 126 द ओनली ऑब्जेक्ट दैट एक्चुअली ब्रोक द मोनोटोनी ऑफ द वास्ट डेजर्ट वर। 126 द क्लम्स ऑफ स्क्रब हियर एंड देयर, शैडो एंड वाटर, लोयन लिविंग इन इट एंड रिवर ऑफ सैंड इन इट। इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट, क्लम्स ऑफ स्क्रब हियर एंड देयर। 127 बिटवीन द फोर्ट एंड द डेजर्ट देयर इज आर। जो फोर्ट और डेजर्ट के बीच में क्या था, 3 cities, नो सिटीज, अ हिल या फिर 2 cities। तो 127 में राइट आंसर 2 cities थी। 128 डैश आर कंपेयर टू स्नैक, स्टंड ट्रीज, लॉन्ग नेक ऑफ कैमल्स, हर्ड ऑफ कैमल या फिर एज ऑफ सिटी। तो 128 का राइट ऑप्शन होगा 4 एज ऑफ सिटी। अब 129 में देखते हैं द नरेटर स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज। जो नरेटर का जो स्टाइल था जोधपुर फोर्ट को डिस्क्राइब करने का, वो किस टाइप का था, फिलोसफिक था, स्कॉलरली था, एनालिटिकल था या फिर पोएटिक था। 129 का राइट ऑप्शन होगा 4, पोएटिक वे में बताया इन्होंने। 130 देखते हैं। 130 से पहले इसमें एक पैसेज और है। इन द अफ्लुएंट इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन जायंट सरप्लस ऑफ व्हीट, मेज एंड सोरगम आर कॉमन प्लेस, कैटल, स्वाइन, पोल्ट्री आर फेड एंड फैटेंड ऑन सेरल grains, meat, milk, eggs, fruit and vegetables are within the economic reach of most of the population। जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर मेज, वीट, सोरगम आदि जो हैं वो कॉमन प्लेस पर आसानी से मिल जाते हैं। और जो कैटल्स होते हैं, स्वाइन और पोल्ट्री वगैरह होती हैं, वो अच्छे से जो है ना सेरल्स खिलाते हैं उनको। और आम नागरिक जो है उनको आसानी से मीट, मिल्क और एग्स वगैरह, फ्रूट, वेजिटेबल आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि एक्सेसिव मात्रा में वो अनाज का उत्पादन करते हैं और उस अनाज को बचे हुए को वो अपने पशुओं को, अपने जानवरों को आदि को खिलाते हैं, जिससे वो हेल्थी रहते हैं और दूध, मीट वगैरह आसानी से मिल जाता है वहाँ के आम नागरिकों को, उसकी किल्लत नहीं होती। वेल बैलेंस्ड डाइट आर मोर और लेस ऑटोमेटिकली अचीव एंड सेरल प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट ओनली अ मोडेस्ट पोर्शन ऑफ द डेली ब्रीड। उनके जो रोज़ के खाने में है जो सेरल्स होता है, जो अनाज होता है, वो बहुत कम मात्रा में होता है। वो वेल बैलेंस्ड डाइट लेते हैं जिसमें मिल्क भी होता है, मीट भी होता है और अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं। अनाज बहुत थोड़ी मात्रा में लेते हैं।
Constantly, most of the people in such society have difficulty in comprehend and appreciate the vital significance of providing high yielding strain of wheat, rice, maize, sorghum and millet for the people of the developing nation. तो हाई यील्डिंग होता है इसमें डेवलपिंग नेशन में जो वीट वगैरह, राइस, मेज, सोरगम आदि है, तो वो इतने ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिव है, वो उसको पूरा यूज नहीं कर पाते। Understandably, then the majority of the urbanities in the industrialized nation have forgotten the significance of the word they learned as youngsters. Give us this day our daily bread. They know that the food comes from the supermarket, but only a few see beyond the necessary. अब वे सब जानते हैं कि सुपरमार्केट से जो है फूड वगैरह सब आता है। इन्वेस्टमेंट द टोयल स्ट्रगल एंड फ्रस्ट्रेशन ऑन द फार्म एंड रैंचेस द प्रोवाइड देयर डेली ब्रेड। जो यंगस्टर होते हैं उनको तो बस इतना ही पता है कि सुपरमार्केट से जो अनाज वगैरह और सामान आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे कितना टोयल होता है, हार्डवर्क होता है, स्ट्रगल होता है, संघर्ष, फ्रस्ट्रेशन होता है। फार्म में जो रेंचर वगैरह होते हैं कितनी मेहनत करते हैं उस डेली ब्रीड के लिए। Since the urbanities have lost their contact with the soil, they take food for granted and fail to appreciate the trenchous efficiency of their farmers and ranchers, who, although constituting only 5% of the labor force in a country such as the United States, यूनाइटेड स्टेट्स में जो लेबर्स वगैरह होते हैं, जो रेंचर्स हैं, पशु आदि वगैरह चराते हैं, फार्म आदि को संभालते हैं, उनकी पॉपुलेशन केवल 5% है। और हमें याद रखना चाहिए कि जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका, उसकी टोटल पॉपुलेशन 33 या 34 करोड़ ही है। यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस मोर देन एनफ फूड फॉर देयर नेशन इवन वर्जन। जो 5% है वो सिर्फ अपने पूरे देश के लिए इतना ज़्यादा अनाज उत्पादित कर देते हैं कि उनके कंट्री के लिए एक्सेसिव है। जानवरों को भी खिला देते हैं, पूरी कंट्री के लोग भी उसमें हो जाते हैं और विदेशों में भी भेज देते हैं वेलफेयर के लिए। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ इट्स फार्म विद द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट डिमांड्स फॉर फार्म प्रोडक्ट and attempting thereby to provide the consumer an abundant food supply at reasonable cost and also to assure a reasonable return to the farmer and ranchers। तो इस प्रकार वहाँ पर रीजनेबल प्राइस में हर चीज़ मिलती है, फार्म और रेंचर्स होते हैं वो भी खुश रहते हैं, अबाउंडेंट फूड होता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होते हैं, प्रेरी वगैरह हम सब ने सुनी होगी। तो कंज्यूमर्स जो हैं सेटिस्फाई रहते हैं। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 130 डैश डो नॉट प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड टू द डाइनिंग टेबल इन डेवलपिंग नेशन। फार्म लेबर्स, फार्म्स, एग्रीकल्चर मशीन या फिर सुपरमार्केट। सुपरमार्केट आया था अकॉर्डिंग टू पैसेज। 131 सिनोनिम्स फॉर द वर्ड वोसिफेरोसली इज। वोसिफेरोसली जो वर्ड होता है उसका सिनोनिम्स बताना है इसमें, वोकेशनल, स्ट्रीडेंटली, विविडली या फिर वोकली। 131 जो है उसका राइट ऑप्शन होगा स्ट्रीडेंटली, ऑप्शन 3। 132 132 एंटोनिम्स फॉर द वर्ड मोडेस्ट हियर इज। जो मोडेस्ट है उसका एंटोनिम्स बताना हमने इसमें, क्विक, स्मार्ट, लार्ज या फिर राइटफुल। तो इसका एंटोनिम्स होगा लार्ज। 133 हाउ डू द रिच कंट्रीज यूज मोस्ट ऑफ देयर सरप्लस व्हीट एंड मेज। जो व्हीट और मेज होता है उनका सरप्लस, वो उसको कैसे यूज करते हैं जो रिच कंट्रीज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी या फिर यूके वगैरह जो हैं। They give them free to the poor people, they burn them in the field, they export them to help the developing countries, they feed their cattle and poultry। तो 133 में जो है ऑप्शन 4 राइट है। और पैसेज जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, जिन स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए हम ये एडवाइस देंगे कि पहले वो क्वेश्चंस को पढ़ें, पैसेज के जो क्वेश्चंस पेपर में दे रखे हैं, फिर पैसेज को पढ़ें, जिससे अंडरस्टैंड करने में आसानी रहती है। 134 देखते हैं। हाउ डू दे बेनिफिट फ्रॉम सच ए यूज। द कंट्री अर्न गुडविल, देयर सिटीजन गेट बैलेंस डाइट, द सोइल गेट्स एनरिच, द सरप्लस डज नॉट गेट वेस्टेड। 134 132 राइट ऑप्शन इसका होगा सेकेंड, देयर सिटीजन्स गेट बैलेंस डाइट। अब 135 देखते हैं। 135 पीपल इन द डेवलप्ड
नेशंस ईट वेरी लिटल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, सेरेल्स, मीट प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट। इसमें राइट ऑप्शन होगा सेरेल्स। बहुत कम मात्रा में अनाज खाते हैं क्योंकि वहाँ बैलेंस डाइट खाते हैं जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, मीट और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, केवल अनाज ही नहीं होता। जैसे इंडिया में केवल सब्जी और रोटी ही खाते हैं ज़्यादातर, लेकिन वहाँ जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर बैलेंस डाइट ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 136 से 150 जो हैं वो पैडागोगी के ऊपर बेस्ड हैं। 136 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक डिवाइस। नीचे लिखिए जो है इनमें पोएटिक डिवाइस कौन सी नहीं होती। जो पोएटिक डिवाइस है इमेजिनरी भी होती है, मेटाफर और एलिट्रेशन तीनों होती हैं, लेकिन मॉर्फिम नहीं होती। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड। 137, अ क्लास 7 स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक इन स्पेलिंग, एज अ टीचर वुड यू शो हिम हिज मिस्टेक एंड आस्क हिम टू रिप्रोनाउंस दैम। इग्नोर द मिस्टेक, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, या तो यहीं रॉन्ग। अलाउ द स्टूडेंट टू यूज अ मोबाइल, अब स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल का क्या काम, ये यहीं रॉन्ग। आस्क द स्टूडेंट टू रिप्रोनाउंस द वर्ड, ये तो पूछना ही है, लेकिन बच्चे को उसकी गलती भी दिखानी है कि आपने ये मिस्टेक करी है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 138, 138, द आइडिया ऑफ कंप्रिहेंसिबल इनपुट वॉज फर्स्ट यूज बाई। जो कंप्रिहेंसिबल इनपुट है वो सबसे पहले किसने यूज करा था, स्टीफन करासन, एनएस प्रभु, चॉम्स्की या फिर वाइगोत्स्की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 138 का फर्स्ट, स्टीफन करासन। 139, इफ अ टीचर वांट्स टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट अमंग हर क्लास स्टूडेंट, व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड। जो टेक्स्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करने का जो स्किल है वो डेवलप करना चाहता है टीचर्स, तो उसको क्या करना चाहिए। मेकिंग स्टूडेंट्स टू टिक द आंसर टू द टेक्स्ट बुक, इससे ही काम नहीं चलेगा, और भी कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला तो नहीं है। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन टू द क्लासरूम, वो तो हर टीचर ही करता है पे अटेंशन, लेकिन ये भी नहीं है। आस्किंग क्वेश्चन, राइटिंग आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर भी हर लिखते हैं टीचर, लेकिन जब तक वो बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो बच्चों की जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो राइट है 139 का। अब 140 देखते हैं। अ टीचर फाउंड एन एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट फॉर सेल ऑफ बिस्किट, बिस्किट बिकने लग रहे थे, उसका एडवर्टीजमेंट की जो पैम्पलेट है वो एक टीचर को मिला। शी यूजेज इट फॉर रीडिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी, और इसने इसे रीडिंग और स्पीकिंग की जो एक्टिविटी क्लास में होती है उसमें यूज करा। व्हाट डू यू कॉल द पैम्पलेट, जो पैम्पलेट होता है वो आपके हिसाब से क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल या फिर न्यूज़पेपर क्लिपिंग, एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट या फिर रियलिया। तो ये ऑथेंटिक टेक्स्ट में आएगा ये। 141, द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू नरेटिंग द ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, होनिंग द एबिलिटी टू ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड मीनिंग मेकिंग, टीचिंग ऑफ ग्रामर थ्रू प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड डिक्टेशन, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर रिटन टेस्ट। 141, 141 राइट ऑप्शन इसका होगा सेकेंड, honing the ability of listening, speaking, reading, writing and meaning making. 142, 142, while reading a text, which one among the following can help students understand the relation between the part of sentence। जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड है जो हर सेंटेंस में जितने पार्ट होते हैं उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ दिखाता है। तो नाउन भी नहीं, वो एडवर्ब भी नहीं, तो वर्ब होता है। वर्ब डिनोट करता है सेंटेंस के पार्ट का कि दूसरे से क्या रिलेशन है। 143, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इट इज। जो इंग्लिश की स्टेटस है वो इंडिया में किस प्रकार की है, रीजनल लैंग्वेज है, नहीं रीजनल तो नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज तो है ही, लेकिन एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन 3 राइट है। इंडिया में जो इंग्लिश है उसकी स्टेटस है एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। 142, 144, ऑब्जर्वेशन ऑन अ स्टूडेंट्स स्पेशल academic ability include accepts other ability and skill, give unexpected and illogical answer, pay more attention to the area of his or her interest, has a proper physical structure। तो इसमें जो पे मोर अटेंशन टू द एरिया ऑफ हिज हर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट पर और ज़्यादा
अटेंशन पे करना चाहिए। ये स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी होती है। 145 अब फोनेम इज, फोनेम किस प्रकार का क्या होता है ये? डिफ्थोंग्स नहीं, ये तो नहीं होता, ये तो डबल कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल होता है डबल। वोबल साउंड ये भी नहीं होता, सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड नहीं है, सिंगल यूनिट ऑफ साउंड होता है फोनेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग? जो टीचिंग का जो लेवल होता है प्रेस्क्राइब्ड लेवल, वो कौन सा नहीं होता? रिटेंशन भी होता है, मेमोरी भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो इसमें नहीं पूछा है तो राइट ऑप्शन होगा 146 का 4। 147 अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इज, जो टास्क बेस्ड जो लर्निंग होती है लैंग्वेज लर्निंग, उसमें टास्क क्या होता है? अ पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व एंगेजमेंट विद अ लैंग्वेज, अ फिजिकल एक्टिविटी, अ पीस ऑफ असाइनमेंट, एन एक्टिविटी ऑफ रीडिंग। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अ पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व एंगेजमेंट विद लैंग्वेज। 148 देखते हैं। What are the other skill of language apart from listening, speaking, reading and writing? जो लैंग्वेज के जो स्किल होते हैं वो आमतौर पर 4 माने जाते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन कुछ इसके अलावा भी होते हैं अदर स्किल, उनको बोलते हैं थिंकिंग एंड रीजनिंग। इसके अलावा थिंकिंग और रीजनिंग भी होता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है 148 का। अब 149 देखते हैं। 149 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर वर्ड एंड वर्ड्स चंक्स एज बेसिस फॉर लैंग्वेज लर्निंग? ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डिक्शनरी अप्रोच, वर्ड अप्रोच, लेक्सिकल अप्रोच। लेक्सिकल अप्रोच होता है ये। अब 150 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इन क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज थ्रू सेंट्रल थीम एंड मीनिंग, स्टोरी एंड प्लॉट, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, स्माइल एंड रेटोरिक। तो जो नॉन फिक्शनल टेक्स्ट जो होता है वो सेंट्रल थीम और मीनिंग्स से ऑर्गेनाइज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है 150 का। तो ये था पार्ट नंबर, टेस्ट नंबर 7 था ये इंग्लिश का। मिलते हैं टेस्ट नंबर 8 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।